Bismillahirrahmanirrahim. Here is Janat Iqbal and you all are watching Zoology Corner. Today we will discuss about species selection. First of all, we will discuss about selection. As you know, in a population, some individuals are more successful in order to pass their genes into the next generation than other individual. This is due to some reasons. First reason क्या हो सकती है? फर्स्ट रीज़न यही हो सकती है कि कुछ एनिमल्स जो थे या कुछ ऑर्गेनिज्म जो थे वो रिप्रोडक्टिव एज को पहुंचने से पहले ही वो डाई हो गए. सेकेंड रीज़न क्या हो सकती है कि दे couldn't able to find their mate. थर्ड रीजन क्या हो सकती है? दे डू ब्रीड बट देयर आर डिफरेंसेस इन द नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूसेस. ठीक है, इन्हीं डिफरेंसेस की बुनियाद पे जो है हम लोग पॉपुलेशंस के मेंबर्स के दरमियान जो है वो सिलेक्शन करते हैं. अब हम लोग देखेंगे कि सिलेक्शन के पैटर्न्स क्या हो सकते हैं. सिलेक्शन के बेसिकली दो ही पैटर्न हो सकते हैं, या तो वो नेचुरली सिलेक्ट हुआ है या वो आर्टिफिशियली सिलेक्शन हुआ है. लेकिन दोनों की जो प्रिंसिपल है वो सेम होता है कि मतलब हम ऐसा ऑर्गेनिज्म ही सिलेक्ट करते हैं और उसी की ब्रीडिंग करवाते हैं जिसकी जीन फ्रीक्वेंसी जो है वो फ्लो ऑफ जीन जो है वो उसका बेस्ट हो. ठीक है, या यू कैन से कि उसका जो जीन फ्रीक्वेंसी है ना वो इंक्रीज़ हो रही हो कि ना कि डिक्रीज़ हो रही हो. और जब भी हम लोग स्पीशीज सिलेक्शन के पैटर्न्स की बात करते हैं तो हम उनमें सबसे ज़्यादा जो मेनली हम डिस्कस करते हैं वो सिर्फ नेचुरल सिलेक्शन को ही हम लोग मेनली डिस्कस करते हैं. तो अब हम सबसे पहले हमें ये फिनोमिना देखना होगा कि नेचुरल सिलेक्शन है क्या. नेचुरल सिलेक्शन की अगर हम लोग बात करें तो ये बेसिकली एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर हम ऑर्गेनिजम्स की अडेप्टेशन की एबिलिटीज़ को देखते हैं या वो किस तरह से अपने आप को इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली वो फिट है, वो इन्वायरमेंट को सूट करता है. तो इन सब चीज़ों की बुनियाद पे हम जब ऑर्गेनिज्म को सिलेक्ट करते हैं वो तो वो नेचुरली सिलेक्टेड ऑर्गेनिज्म कहलाता है, या यू कैन से नेचुरल सिलेक्शन कहते हैं हम उसको. अब हम लोग जिस तरह से बात करें कि हम लोग नेचुरल सिलेक्शन के थ्रू जो है वो स्पीशीज सिलेक्शन को मोस्टली डिफाइन करते हैं, तो सबसे पहले हम टाइप्स या मोड्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन देख सकते हैं. तो टाइप्स या मोड ऑफ नेचुरल सिलेक्शन जो है वो बेसिकली किसी भी स्पीशी का जो है वो सिलेक्टिव प्रेशर के ऊपर जो है वो डिपेंड कर रहा होता है. तो अब यहाँ पे हम लोग सिलेक्टिव प्रेशर्स की बात कर लेते हैं. सिलेक्टिव प्रेशर बेसिकली कोई भी रीजंस होती है ऑर्गेनिज्म के लिए कि उसकी जो फिनोटाइप है वो उसके लिए सर्वाइवल बेनिफिट है या सर्वाइवल डिसएडवांटेजेस है. ठीक है, इस चीज़ को जो है वो हम सिलेक्टिव प्रेशर बोलते हैं. नेक्स्ट, अब सिलेक्टिव प्रेशर जो है वो किसी भी ट्रेड का या रिप्रोडक्शन रेट का जो है वो सर्वाइवल रेट को इंक्रीज़ भी कर सकती है या डिक्रीज़ भी कर सकती है. इसी तरह जो सिलेक्टिव प्रेशर है वो रिप्रोडक्टिव रेट को इंक्रीज़ भी कर सकती है या डिक्रीज़ भी कर सकती है. मैंने आपको पहले यही बताया कि कोई भी ऑर्गेनिज्म को ऐसी रीज़न जिसकी वजह से उसकी जो फिनोटाइप है या तो उसको बेनिफिट दे या उसको डिसएडवांटेजेस हो रहा हो, वो डिसएडवांटेजेस जो बेनिफिट है ये दोनों या तो सर्वाइवल इन टर्म ऑफ सर्वाइवल भी आ सकता है या रिप्रोडक्टिव रेट भी आ सकता है. फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको डायग्राम में शो हो रहा है कि कुछ जो वीड्स थी वो हमारे पास ग्रीन इन कलर एंड कुछ राइट रेडिश कलर में है. तो जो भी हम लोग वीड किलर यूज़ करते थे वो बेसिकली रेड वाली को किल करता था. तो वीड किलर क्या था? वो एक सिलेक्टिव प्रेशर था हमारे पास. तो आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा कि जो ये रेडिश वीड्स होती है ये अपना कलर चेंज करके ग्रीन में आना शुरू अगर तो ये ग्रीन कलर में आना शुरू हो जाती है तो इसका मतलब क्या है? इसने अपने आप को इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अडेप्ट कर लिया, ये खुद को चेंज कर लिया. तो ये नेचर इसको सेलेक्ट कर लेगी और ये नेचुरली सिलेक्टेड स्पीशी बन जाएगी. तो फिर वीड कलर इसके ऊपर कोई भी उसका इफेक्ट नहीं होगा. नेक्स्ट, अब हम लोग टाइप ऑफ नेचुरल सिलेक्शन की जिस तरह से बात कर रहे थे तो यहाँ पे बेसिकली 4 टाइप्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन है. फर्स्ट ऑफ ऑल डायरेक्शनल सिलेक्शन, सेकंड इज स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन, थर्ड वन डिस्ट्रप्टिव सिलेक्शन एंड फोर्थ इज सेक्सुअल सिलेक्शन. हम इनको ओके अब हम क्या करेंगे कि नेचुरल सिलेक्शंस की टाइप्स को जब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल विल डिस्कस डायरेक्शनल सिलेक्शन. डायरेक्शनल सिलेक्शन बेसिकली अगर हम लोग देखें तो ये ऐसा चेंज है जो किसी भी पॉपुलेशन में पर्टिकुलर ट्रेंड या फिर थ्रू आउट द टाइम जो है वो चेंज आता है किसी भी पॉपुलेशन के अंदर. अगर हम डायरेक्शनल सिलेक्शन की बात करें तो इसके अंदर कोई जो सिलेक्शन नेचर है वो ऐसे ऑर्गेनिज्म को सिलेक्ट करती है जो बिल्कुल फिट हो, उसका सर्वाइवल रेट ज़्यादा हो, उसका रिप्रोडक्टिव रेट ज़्यादा हो, क्योंकि ऐसा ऑर्गेनिज्म फिट होता है. और इसके अलावा अगर हम लोग डायरेक्शन सिलेक्शन की बात करें तो इसके अंदर ऐसी अलील्स को हम लोग जो है वो कैरी करना पसंद करते हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि नेचर ऐसी अलील्स को सिलेक्ट करती है जिनकी जो फिनोटाइप है, जो सर्वाइवल रेट है या उसका रिप्रोडक्टिव रेट है वो ज़्यादा होगा, यानी ज़्यादा फिट होगा, वो इन्वायरमेंट को ज़्यादा सूटेड होगा. वही जो अलील्स हैं वो सिलेक्ट की जाएंगी. फिर चाहे वो अलील रिसेसिव भी क्यों ना हो, उनको बाद में फिक्स आउट कर लिया जाता है. ठीक है, तो नेचर हमेशा ऐसी ऑर्गेनिज्म को जो है वो सिलेक्ट करेगी जो बहुत ज़्यादा फिट होगा. जिस तरह की अगर हम लोग बात करें अभी हम लोगों ने बात की कि नेचर उसी जो है वो ऑर्गेनिज्म को सिलेक्ट करती है जो बिल्कुल स्टार्टिंग में हम लोगों ने जब सिलेक्शन को डिस्कस किया तो हम लोगों ने देखा कि नेचर की सिलेक्शन किस तरह से होती है कि जो भी ऑर्गेनिज्म जिसकी
जीन फ्रीक्वेंसी यानी कि फ्लो ऑफ जीन जो है वो ज़्यादा होगा, वही जो है वो सिलेक्टेड ऑर्गेनिज्म होगा। इसी तरह अब यहाँ पे भी हम डायरेक्शनल सिलेक्शन की अगर हम लोग बात करें तो ये बेसिकली जो है वो जीन पूल की ट्रांसफॉर्मेशन को ही जो है वो डिटेल में डिस्कस किया जाता है इसके अंदर, कि किस तरह से जो है वो हाईएस्ट लेवल ऑफ अडेप्टनेस जो है वो एक पॉपुलेशन या स्पीशी की जो जीन पूल की है वो किस तरह से शो होती है, या एक नई इन्वायरमेंट में वो खुद को किस तरह से जो है वो अडेप्ट कर रहा है। तो ये जो है वो हम डायरेक्शन सिलेक्शन में हम लोग इसको देख लेते हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग डायरेक्शन सिलेक्शन की एग्जांपल्स की बात करें तो सबसे पहले जो है वो इसकी एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। वो कहता है कि जो सराउंडिंग वुडी इन्वायरमेंट्स थी वो कैमोफ्लेज जो थे डार्कर माउस के लिए, यानी कि वो इन्वायरमेंट ज़्यादा बेस्ट थी। और अगर हम लोग लाइटर माउस की बात करें तो वो इजीली हंटेड थे, मतलब जिनका प्रीडेटर था लाइट माउस का वो उनको इजीली जो है वो उसको हंट कर सकता था। लेकिन जो कैमोफ्लेज यानी कि जो डार्क माउस कैमोफ्लेज की वजह से बचे हुए थे तो उनके ऊपर क्या होता था कि उनकी जो फीदर्स का या फर का कलर जो है वो डार्क होने की वजह से जो है वो वुडी इन्वायरमेंट के साथ जो है वो सूटेड हो जाता था, जिसकी वजह से उसके प्रेडेटर उनको देख नहीं पाते थे या इसी वजह से जो है वो बच जाते थे। लेकिन जो लाइट कलर था वो विजिबल होता था, ज़्यादा अच्छे से विजिबल होता था, तो प्रेडेटर तो चाहे वो उन्होंने उसको खाना शुरू कर दिया। और इसी वजह से जो है वो डायरेक्शन सिलेक्शन इसमें वही बताया गया है कि जो डायरेक्शन सिलेक्शन है वो मोर सूटेड जो जीन होती है उसी को सिलेक्ट करेगी। और इस तरह आप लोग ये ग्राफ में देख सकते हैं, पहले हमारे पास जो ओरिजिनल पॉपुलेशन है वो इस तरफ को थी। जब डायरेक्शन सिलेक्शन में आप बेसिकली ये कह सकते हैं कि जो ग्राफ है या डायरेक्शन सिलेक्शन जो है वो एक ऐसे ऑर्गेनिज्म को सिलेक्ट करती है जो मोर सूटेड टू इन्वायरमेंट होगा। और इसी वजह से ये ग्राफ थोड़ा साइड को शिफ्ट हो गया और ये इवॉल्व पॉपुलेशन को शो कर रहा है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन की। तो स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन की सबसे पहले जो है वो कि ये एवरेज फिनोटाइप को जो है वो फेवर्स करता है, ना तो बहुत रिसेसिव वाली एलील्स को फेवर करेगा, ना ही ये डोमिनेंट एलील्स को फेवर करेगा, बल्कि इन बिटवीन बोथ जो एलील्स हैं उनके दरमियान वाली यानी कि एवरेज फिनोटाइप को जो है वो स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन जो है वो फेवर करती है। तो स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन जो है वो अब हम लोग देखते हैं कि ये ऐसी नेचुरल सिलेक्शन की ऐसी टाइप है जिसके अंदर जेनेटिक डाइवर्सिटी डिक्रीज हो जाती है। अब इसमें चेंज ही किस तरह से किसी भी इंडिविजुअल या किसी भी ऑर्गेनिज्म में चेंज को किस तरह से डिस्क्राइब करती है, ये क्या करती है कि स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन में क्या होता है कि जब दोनों एक्सट्रीम्स की पॉपुलेशन को लैमिनेट किया जाता है तो बिल्कुल जो सेंटर या आप कह सकते हैं कि इंटरमीडिएट स्पीशीज़ होती है उनको स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन जो है वो फेवर करती है। वही बात आ गई कि जेनेटिक डाइवर्सिटी क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि ना तो ये रिसेसिव एलील्स को फेवर करेगी ना ही ये डोमिनेंट एलील्स को फेवर करेगी। तो इसका रिजल्ट क्या होगा कि ये रिड्यूस वेरिएबिलिटी इन दी पॉपुलेशन जो है वो अक्कर हो जाएगी, मतलब कि पॉपुलेशन में जो वेरिएबल है या फिर चेंज जो आना था वो उसके जो चांसेस है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। अब अगर हम लोग बात करें स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन की तो उसकी एग्जांपल में हम लोग जो है वो ह्यूमन बर्थ वेट है, ठीक है। जो कुछ बेबीज होते हैं जिनका वेट कम होता है या वेट बहुत ज़्यादा होता है तो वो सर्वाइव नहीं कर पाते, सिर्फ एक नॉर्मल वेट वाले जो बेबीज़ हैं वही सर्वाइव कर पाते हैं। अब जो लो वेट वाले बेबीज़ होते हैं तो उनको इन्फेक्शियस डिजीज़ हो जाती हैं, ठीक है, मोर इजीली हो सकते हैं क्योंकि उनके अंदर का जो हीट लॉस है वो बहुत क्विक होता है। इस वजह से उनके अंदर जो इन्फेक्शियस डिजीज़ होती है वो बहुत ज़्यादा इजीली जो वो इफेक्ट कर सकती है। अगर हम लोग इसी तरह बात करें कि लार्ज बॉडी वेट वाले बेबीज़ क्यों नहीं सर्वाइव कर पाते, तो इसके अंदर ये होता है कि पेल्विस के थ्रू जो डिलीवरी है वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाती है। तो जो इन्फेंट होते हैं जो मीडियम वेट रखते हैं वो बहुत ज़्यादा उनके जो सर्वाइवल चांसेस है वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाते हैं। इस वजह से जो है ये फिर स्टेबलाइजिंग सेक्शन में याद आता है कि मतलब ये बहुत एक्सट्रीम्स को जो है वो निगलेक्ट करती है, बल्कि इंटरमीडिएट स्पीशीज़ इंटरमीडिएट पॉपुलेशन को जो है वो फेवर करती है। नेक्स्ट थर्ड जो अगर हम लोग थर्ड टाइप की बात करें ऑफ नेचुरल सिलेक्शन की तो वो थर्ड टाइप है डिस्ट्रक्टिव नेचुरल सिलेक्शन। डिस्ट्रक्टिव नेचुरल सिलेक्शन जो है वो एक्सट्रीम्स को फेवर करती है, ना कि एवरेज फिनोटाइप को, ठीक है। तो इस तरह जो एवरेज फिनोटाइप है वो डिक्लाइन हो जाती है और जो एक्सट्रीम्स होती है उसको ये फेवर करती है। डिस्ट्रप्टिव सिलेक्शन के अंदर अगर हम बात करें तो शेल पैटर्न ऑफ लिम्पेट्स की इसके अंदर हम बात करेंगे, मरीन्स के मोलस्कस के शेल्स होते हैं। तो इसके अंदर भी मतलब ये किस तरह से शो करती है कि इसके अंदर इंटरमीडिएट जो स्पीशीज़ होती हैं, इंटरमीडिएट पॉपुलेशन जो है वो उसको डिस्ट्रप्टिव सिलेक्शन जो है वो उसको फेवर नहीं करती, बल्कि ये एक्सट्रीम्स को और जो हाईएस्ट फिटनेस वाला ऑर्गेनिज्म होगा या हाईएस्ट फिटनेस वाले इंडिविजुअल्स होंगे उन्हीं को फेवर करेगी, सो दैट ताकि जो भी इन्वायरमेंट में अच्छे से वो सर्वाइव करेगा उसी की रिप्रोडक्टिव जो एबिलिटी है वो अगर ज़्यादा होगी। तो इस ओके तो हम लोग बात कर रहे थे कि शेल पैटर्न ऑफ लिम्पेट्स यानी कि मरीन मोलस्कस की। तो इसके अंदर क्या होता है कि जो इंटरमीडिएट स्पीशीज़ होती है ना वो निगलेक्ट की जाती हैं और सिर्फ एक्सट्रीम को है वो क्योंकि उनका फिटनेस रेट जो है वो हाई होता है और उन्हीं को सेलेक्ट किया जाता है। अब जो इंटरमीडिएट स्पीशीज़ होती हैं उनको क्यों नहीं सेलेक्ट किया जाता, क्योंकि जो प्रीडेटर बर्ड्स होते हैं ना वो इनके ऊपर ईजीली अटैक करते हैं
और इस वजह से जो इनकी प्रोजनी है वो नेक्स्ट जो है वो डिलीवर नहीं हो पाती, तो ये जो है वो इन्वायरमेंट को सूटेड नहीं करते, इस वजह से ये डिस्ट्रप्टिव सिलेक्शन की एग्जांपल में आ जाते हैं। ये कुछ उसकी डायग्राम बताई गई है, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो फोर्थ टाइप ऑफ नेचुरल सिलेक्शन है। फोर्थ टाइप ऑफ नेचुरल सिलेक्शन बेसिकली कुछ जो बायोलॉजिस्ट हैं या फिर आप कह लें नेचुरलिस्ट हैं वो इसको नेचुरल सिलेक्शन की टाइप मानते हैं, और कुछ नहीं मानते, कि सिर्फ बेसिकली जो फर्स्ट 3 जो थी वो यूज़ किया। लेकिन हम लोग इसको भी डिस्कस करेंगे। तो ये क्या है कि सेक्शुअल सिलेक्शन जो है, सेक्शुअल सिलेक्शन में बेसिकली ये होता है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है या इंडिविजुअल जो है वो अपने मेट को फाइंड करने में या अपने मेट की सर्चिंग में कितना ज़्यादा सक्सेसफुल है और उसका रिप्रोडक्टिव रेट कितना ज़्यादा सक्सेसफुल है। जब हम लोग ने स्टार्टिंग में सिलेक्शन की बात की कि कुछ ऑर्गेनिज्म जो है वो अच्छे सक्सेसफुली जो है अपना जीन पूल अपनी नेक्स्ट जनरेशन में पास नहीं कर पाते, तो उसकी रीजंस क्या है। तो सेकंड रीज़न हम लोग ने यही पढ़ी थी कि दे डोंट एबल टू फाइंड देयर मेट, ठीक है। तो मेट जो है वो बहुत ज़्यादा क्रूशियल है, मतलब उसकी उसको फाइंड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि रिप्रोडक्टिव रेट जो है वो सही से मेंटेन रह सके। तो इसकी एग्जांपल जो है वो सटियार ट्रागोपेन जो है वो अपने क्या करता है कि अपने ब्लू हॉर्न्स को डिस्प्ले करता है ताकि वो फीमेल को जो वो अट्रैक्ट कर सके, और इस तरह से सेक्सुअल सिलेक्शन जो है वो कैरी आउट हो सकती है। तो इसके अलावा अगर हम लोग सेक्सुअल सिलेक्शन में बात करें तो सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म की बात आ सकती है। तो सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म बेसिकली फिनोटाइप का डिफरेंस होता है मेल और फीमेल के दरमियान, लेकिन स्पीशीज सेम होनी चाहिए, ठीक है। किसी भी सेम स्पीशी के मेल और फीमेल के दरमियान जो फिनोटाइप का डिफरेंस आता है हम उसको सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म बोलते हैं। और यही कुछ ट्रेड्स हैं जो यूजुअली जो है वो सेक्सुअल सिलेक्शन में जो है वो इस्तेमाल होती हैं। फॉर एग्जांपल कलर, हाइट या साइज़ ऑफ अ पर्टिकुलर फीचर, जिस तरह के हॉर्न्स या फिर टस्क का जो साइज़ है, तो ये सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म में आ जाता है। नेक्स्ट जो है वो हम लोग लेवल ऑफ सिलेक्शन की बात करेंगे। लेवल ऑफ सिलेक्शन बेसिकली लेवल ऑफ सिलेक्शन की बात करते हुए सबसे पहले हम ये एक दफ़ा दोबारा से रिपीट आउट कर लेते हैं कि जो भी नेचर जो है वो उसी स्पीशी को या उसी ऑर्गेनिज्म को या उसी इंडिविजुअल को जो है वो सिलेक्ट करती है जो फिट होगा, जिसकी फिनोटाइप डिफरेंसेस जो है दूसरे इंडिविजुअल के निस्बत कम होंगे, और इसके अलावा जो है वो प्रॉपरली सर्वाइव कर सकेगा, उसका सर्वाइवल रेट ज़्यादा होगा, उसका रिप्रोडक्टिव रेट ज़्यादा होगा, वो अपने मेट को फाइंड कर पाएगा, ठीक है। तो ये जो थी ये कुछ फंडामेंटल्स आप कह सकते हैं कि नेचुरल सिलेक्शन के लिए ज़रूरी होते हैं। अब हम लोग बात कर रहे थे कि लेवल ऑफ सिलेक्शन किस तरह से होती है, कि मतलब बहुत काफ़ी सालों से इस बात पे काम हो रहा है, बहुत से ऑथर्स ने इस बात पे काम किया, और बहुत से लेवल्स सिलेक्शन के जो है वो बिल्डअप हो गए, जिसमें जो बहुत बेसिक और लूजली स्ट्रक्चर जो है वो हायरार्ची ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग, कि सबसे पहले जीन से इंडिविजुअल से किन्स, और किन से ग्रुप से फिर स्पीशीज़ बनती है। तो ये एक लेवल ऑफ सिलेक्शन उन्होंने बता दिया कि जीन से इंडिविजुअल्स में का ट्रांसफर होता है, इंडिविजुअल से किन्स में, किन से ग्रुप्स, और ग्रुप से स्पीशी बनती है। और यही जो है वो स्पीशी सिलेक्शन में आप कह सकते हैं कि स्पीशीज़ को सिलेक्ट करते हुए ये बात मद्देनज़र रखी जाती है। तो ये कुछ रेफरेंसेस थे हमारे पास जहाँ से ये सारा डाटा लिए, एंड दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच।